तो ऐसा जो कुछ आपको पूछना है आप पूछ लीजिए। संघ का समर्थन करने के लिए या आपको कन्विंस करने के लिए मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं। जो आप पूछेंगे उसके बारे में जो तथ्य है और मुझे पता है वो सब मैं आपके सामने रख दूंगा। उसका क्या करना क्या सोचना वो आपका विचार है, लेकिन आपकी जो भी संघ के बारे में धारणा बने, अनुकूल या प्रतिकूल, वो फैक्ट्स के आधार पर बने, परसेप्शन के आधार पर न बने। इस इच्छा से अपना ये संवाद है और इतनी प्रस्तावना उसके लिए पर्याप्त है। इसलिए आप अब अपना पूछना प्रारंभ कीजिए। थोड़े में पूछिए तो सबको पूछने का समय मिलेगा और मुझे भी उत्तर देने का समय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो मुद्दों से मेरे कुछ प्रश्न चल रहे थे उनका इतने संक्षेप में आपके संभाषण से उनका जवाब मिल जाएगा, मेरे को इसकी उम्मीद भी नहीं थी और उस तरीके से आया भी नहीं था। लेकिन जिस तरीके से आपने अपने थोड़े से समय में ये बताया चीज़ें, तो वो सारे प्रश्नों का मेरे को मतलब समझ आ गया। उसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। एक ही प्रश्न इसके बाद मेरे दिल में जो आ रहा है और वो बहुत सालों से चल रहा है, वो ये है कि संघ एक धर्म से लिंक किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं लोग, हिंदुस्तान में भी जहाँ जहाँ लोग इसको जानते हैं। एक नेशन बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक इसको नहीं मानते अभी भी। वो उनका इंटरप्रिटेशन है, कुछ आपने जैसे बताया आम लोगों को नहीं पता है। स्वयंसेवक हैं जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनको थोड़ा सा ज्ञान फिर भी है, लेकिन आगे वो नहीं बता पाते हैं। और इसके अलावा जो अभी यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, इतनी सारे समाज के लिए काम हो रहे हैं, नेशन बिल्डिंग के लिए काम हो रहे हैं, लेकिन उसकी विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। जो इमेज समाज में है वो ये वाला इमेज संघ के बारे में नहीं है जो यहाँ महसूस किया जा रहा है। तो जब मीडिया एक बहुत बड़ा वेपन है आज, तो मेरे हिसाब से ज़रूरत होनी चाहिए कि जो सही इमेज है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, ताकि सही सोच वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ें और नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान दें। तो आपने पॉपुलैरिटी के बारे में जो बात की है, तो पॉपुलैरिटी वर्सेस विजिबिलिटी, क्या इनको आपस में जोड़ सकते हैं? धन्यवाद। तो दो कारण है जिसके कारण ये डायलेमा है। डायलेमा सही आपने बताया, वैसी स्थिति रहती है। हमारा काम बढ़ने से हमारी विजिबिलिटी बढ़ती है, वो एक ही साधन जिस पर हम रिलाय करते हैं। लेकिन जमाना प्रचार का है, तो जो हम नहीं है वो बताने का काम ज़्यादा चलता है। परंतु मीडिया का ज़माना या प्रचार का ज़माना है। प्रचार वर्षा जैसा है, जहाँ जितना जब वहाँ उतना तब हुआ तो ठीक है, कम हुआ या ज़्यादा हुआ, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ हुआ तो वो आदमी को बिगाड़ता है। इसलिए हमारे सारे प्रशिक्षण में प्रसिद्धि का उपयोग बहुत डिस्क्रिशन से करना है, ये ट्रेनिंग है। तो हमारे व्यक्ति सामने नहीं आते, हमारे 2-3 चेहरे ही सामने आते हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है आज, इसलिए 25 चेहरे ज़्यादा से ज़्यादा सामने होंगे। मंच पर हमारे बहुत थोड़े लोग बैठते हैं। लेकिन अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करना, अपने संघ को प्रोजेक्ट करना, देश को प्रोजेक्ट करना, ये ट्रेनिंग है। परिणाम ये हुआ कि प्रचार के क्षेत्र में हम बहुत देर से आए, क्योंकि प्रचार एक हथियार है, जैसा आपने कहा, वो दोधारी है, तो चलाने वाले को भी काट सकता है। इसलिए एक संगठन की स्थिति आने के बाद फिर हम प्रचार में गए। तो हम देर से गए, इसका कारण उसका प्रोपोर्शन कम है, लेकिन हम बढ़ रहे हैं। दूसरी बात है कि जैसा जैसा हम बढ़ेंगे वैसा वैसा हमको प्रचार की आवश्यकता नहीं रहती। यानी जहाँ हम हैं और लोग हमको देख रहे हैं, वहाँ ये दूसरा परसेप्शन नहीं है। अभी हम
बहुत विजिबल हो गए। इसके चलते समाज में जो आपने कहा ये इमेज, वो समाज के कुछ हिस्सों में जहां हम नहीं पहुंचे वहां है, बाकी समाज में ये पहले था, अब नहीं है। प्रचार का जो परिणाम पहले होता था आज नहीं होता, ये हम अनुभव कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा प्रचार विभाग है और वो इन सब बातों को डील करने का प्रयास कर रहा है। पीछे से आया है, बाद में आया है, इसलिए थोड़ा पीछे है, लेकिन वो भी बराबरी में चला जाएगा बाकी लोगों के, तो ये सब डिस्पेल होगा। हम प्रचार को एकदम ऐसा निषिद्ध वगैरह नहीं मानते, लेकिन एक डिस्क्रिशन के साथ उपयोग करने की चीज, ऐसा यानी अमुक अमुक दवाई है उसको बच्चों के हाथ से दूर रखो, ऐसे इंस्ट्रक्शन रहता है, क्योंकि वो दवाई पॉइजनस होती है। जो डिस्क्रिशन जिसमें है वही उसका उपयोग कर सकता है। वैसे ये प्रचार की दवाई हम मानते हैं। और दूसरा कारण ये है कि धर्म यानी पूजा नहीं है। वास्तव में धर्म यानी समाज को जोड़ने वाला, समाज को ऊपर उठाने वाला, बिखरने न देने वाला, ये उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है। ये शब्द भारत के बाहर नहीं है, भारतीय भाषाओं में केवल है, क्योंकि ये केवल भारत की कल्पना है। और उसका कहीं भी पूजा से पूजा उसका एक छोटा पार्ट हो सकता है और अनेक पूजाएं उसमें आ सकती है, उसके बारे में वो इंक्लूसिव है। लेकिन उसका फंक्शन क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव क्या है, उसको भी धर्म कहते हैं। अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो अग्नि का धर्म है जलाना, ऐसा कहते हैं। कर्तव्य को भी धर्म करते हैं। तो समाज को जोड़कर उन्नत करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव को पहचानते हुए उसके कर्तव्य का निर्धारण जिस नियम से होता है वो धर्म है। हमको शरीर का सुख चाहिए, मन का सुख चाहिए, बुद्धि का सुख चाहिए, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा विरोध है, लेकिन इन तीनों को जोड़कर एक साथ सुखी बनाने वाला वो धर्म है। वो एक बैलेंस है जिसके कारण विकास और पर्यावरण का झगड़ा नहीं होता। आज चल रहा है, तो धर्म अगर आ गया तो विकास भी होगा, पर्यावरण भी होगा, मनुष्य, मानवता और सृष्टि तीनों का एक साथ विकास होगा। ये जो जोड़ने वाला तत्व है वो बैलेंसिंग फैक्टर है और सबको एक साथ सुखी करने वाला, सर्वत्र का भला ऐसा हम यहाँ कहते हैं, वो जिससे होता है उसको हम धर्म। संघ उस धर्म के साथ अभिन्न रूप से संबद्ध है। पूजा वगैरह आप संघ की शाखा में आइए, कोई एक पूजा वहाँ पूजा वूजा होती नहीं है, वहाँ केवल भारत माता की जय होता है, महापुरुषों की कहानियाँ चलती है। अपने देश में जो परंपराएं हैं, अनेक पूजाएं हैं, तो जहाँ जहाँ जैसी पूजा है वहाँ वहाँ वैसे चलता है, उसका कोई आग्रह नहीं रहता। हमारे स्वयंसेवक को तुम पूजा ऐसी करो वैसी करो ये नहीं होता है। उसको होता है कि सब लोगों को साथ लेकर चलो, सब लोगों के साथ चलो और प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से रहो। तो इसलिए, लेकिन ये पता चलना चाहिए, इसलिए दो ही रास्ते हैं। प्रचार वो धीरे धीरे हम कर लेंगे, लेकिन मुख्य बात है कि जो प्रचार है उसके पहले उसका उदाहरण हमारे स्वयंसेवक का जीवन बनना चाहिए। तो हमारी विजिबिलिटी जैसी बढ़ती है, ये सारी बातें डिस्पेल हो जाती है उसके कारण, ऐसा हमारा अनुभव है। लेकिन हम पीछे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, उसके कारण प्रॉब्लम भी है, ये भी सही है, उसका उपाय भी हम करेंगे, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। सर क्या हम पूछ सकते हैं? हाँ भी सभी लोग पूछ सकते हैं। सर मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी जीत जो संघ की है वो ये है कि नेशनलिज्म इज कमिंग बैक। आई एम प्रिविलेज्ड टू बी सिटिंग अमंग्स आर्मी ऑफिसर्स, आई एम द सन ऑफ एन आर्मी ऑफिसर, बट आई एम नॉट प्रिविलेज्ड टू बी एन आर्मी ऑफिसर, आई एम इन पीजीआई। तो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत ये है कि झंडे की कीमत आज मेरे को अच्छी लगती है। आई एम सीइंग द फ्लैग राइज हायर, बट द पॉइंट ऑफ कंसर्न जो जनरल साहब ने पिकअप किया, यही मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। सर अगर आप हमारा यू लुक एट द प्रोग्रेस ऑफ द प्रीवियस टू गवर्नमेंट्स, इट हैज बीन फैंटास्टिक। 370 वाज रिमूव्ड। वो एक जो मेरे हिसाब से वाज इम्पॉसिबल थिंग, वो आसान काम नहीं था। जनरल साहब बताएंगे, मैं 6-7 साल का था जब मेरे फादर के साथ मैं कश्मीर गया, एंड आई फाउंड द हेट्रेड दे हैड फॉर इंडिया। सो जिस दिन 370 रिमूव हुआ, आई वॉज लकी टू बी इन कश्मीर दैट डे। मैं शेरे कश्मीर एग्जाम लेने गया हुआ था, मेरे को उन्होंने एक ड्राइवर दिया हुआ था जिसका नाम था जुबेर। अब आप बात सुनिए, ही इज अ मुसलमान ड्राइवर। द फर्स्ट सेंटेंस ही मेड वॉज रेलिवेंट। कहते अब कश्मीर की तरक्की शुरू होगी।
कश्मीरी मोहम्मदन इज टेलिंग दिस टू मी कि आज तक सिर्फ 2 फैमिलीज ने कश्मीर को लूटा है. आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दोस फैमिलीज. अब तरक्की शुरू होगी और तरक्की शुरू हुई, इसमें कोई शक की बात नहीं. बट सर, हमारी प्रेस, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, does not seem to understand the value of nationalism, does not seem to understand the value of our civilization. उनके लिए तो bad news is good news, if I'm allowed to use that statement. जितनी bad news है उतनी good news है. लपेट लो एक के बाद एक उसी चीज को रिपीट किए जाओ. Sir, as a doctor I can tell you, not because I'm sitting in this hall, the best management of COVID in the whole world has been done by the Indian government. सर, कोई माइक का लाल इतनी तरह नहीं कर सकता जो भारत के लिए हमारी सरकार ने किया है. हम तो ये देखते हैं ना कि वी अगेन बैड न्यूज इज गुड न्यूज. एक चीज को 10 दफा बोलेंगे तो हिटलर कहता था वो झूठ को 10 दफा बोलो तो सच माना जाता है. सो दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन इंडिया. बट द वे कोविड हैज बीन मैनेज्ड इन इंडिया, आप अमेरिका को देखो जिसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जमीन के नीचे घुस गए. वी हैव कम आउट far better than the Americans. Our vaccination drive is in full swing. Again, the press is silent on that. अब थर्ड मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूं. The greatest mass evacuation in world history after the Second World War took place when Vande Bharat flights all over the world evacuated 44 lakh Indians from across the globe. उसकी भी कोई जिक्र नहीं है. So मेरा ये कहना है कि सर, हाथ जोड़ के विनती है, डू समथिंग. ये प्रेस तो हमको खा जाएगी, ऐसी प्रेस के साथ तो हमको दुश्मन की जरूरत ही नहीं. मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है. आई मीन इट इज पेनफुल. विद अ प्रेस लाइक दिस यू डोंट नीड एन एनिमी. फिर ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम सर, हैट्स ऑफ टू आवर गवर्नमेंट, हैट्स ऑफ टू द इंडियन आर्मी. I read Rizangla when I was a child, sir. I heard about Rizangla, I heard about Major Shaitan Singh, I heard about Subedar Major Joginder Singh. I grew up with them, right? Subedar Major Abdul Hamid. The way we have handled the Chinese in this time, उसको ये बता दिया उसकी औकात क्या है. गलवान में उसको औकात बता दी. मतलब हमारे 20 मरे पर उनके 120 मारे, अच्छी तरह मारे, गर्दन मरोड़ के काट के मारे. And I'm proud to say that I was the happiest person to note that happened. Again, our press is silent on that. मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, what is happening, sir? इतनी in the last 8 years हमारा झंडा ऊपर जा रहा है. ओलंपिक्स में आप देख लो सर. Look at the way we have done in our Olympics. Look at the way we are going up. Look at the way our Prime Minister and our government is doing. Yet the press doesn't seem to understand anything. I mean, ठीक है, आपका प्रश्न तो ध्यान में आया. तो यू कैन साइट मेनी एग्जाम्पल्स, बट द पॉइंट हैज बीन मेड ऑलरेडी. ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अब ये प्रेस आती कहाँ से है? वो तो हम में से ही आती है. हमारे ही लड़के वहाँ जाते हैं ना, और हमारे ही दोस्त वहाँ जाते हैं. तो हम में कुछ ऐसा है जो उनको बदल सकता है, और हम में कुछ ऐसा है जिसके कारण वो ऐसे है. तो सोर्स ऑफ ऑल पर्सनल इज द सोसाइटी. उस सोसाइटी को बहुत दिनों से जो धुन लगी थी आपस में झगड़े की, हम कौन है हम भूल गए. इसलिए हमारा नेशन क्या है ये हम भूल गए. तो ये सारी बातें जैसे जैसे समाज को याद आएगी वैसे वैसे सुधार होगा. इम्पोज करके सुधार नहीं आएगा, क्योंकि वो एक ढक्कन होता है, उसको कोई भी फेंक सकता है. तो जैसे जैसे एक अंदर से शुद्धि होगी, ये इम्यूनिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे कोरोना का असर कम होगा, ऐसे जैसा हम कहते हैं. तो धीरे धीरे इट इज डॉनिंग ऑन इंडियन पब्लिक. अब परिणाम क्या होता है कि पहले भी ये पहले से ही चला है ऐसा, आज वही चल रहा है. लेकिन पहले इसके कारण हमारा समाज स्वय होता था, आज वो स्वय होने का प्रमाण कम हो गया है. मुझे दिल्ली में ऐसी ही गपशप मीडिया हाउसेस के प्रमुखों के साथ थी. 7-8 मीडिया हाउसेस से प्रमुख लोग थे. तो ऐसी गपशप चली, संघ के बारे में बताया मैंने. अंत में उन्होंने कहा हमको एक आपको पूछना है. तो मैंने कहा पूछिए. तो भागवत जी, संघ की क्रेडिबिलिटी दिन ब दिन बढ़ रही है और हमारी क्रेडिबिलिटी 0 पर आ गई है. तो उसको रिस्टोर करने के लिए अगर कुछ आप सुझाव दे सकते तो दीजिए. नहीं, करना नहीं रिस्टोर.
हाँ नहीं जीरो ही रहते, उनकी जीरो रहती। मैंने क्या कहा, देखिए मैंने क्या कहा कि आप सब कुछ निगेटिव देते हो, उससे 40 गुना अधिक पॉजिटिव होता है, ये फैक्ट है, वो आप देते नहीं हो, इसलिए पब्लिक देखती है कि पॉजिटिव ज़्यादा हो रहा है और ये निगेटिव बोल रहे हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो गई, इसको ठीक कीजिए। तो कई जगह गुड न्यूज़ ऐसा एक चला है अब, और कई जगह कॉलम आता, मंडे भास्कर में आता है मंडे। अब वो मेरे कारण हुआ ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन उसके बाद हुआ ये फैक्ट है, उसमें ये सब लोग थे। तो तात्पर्य क्या है कि जैसे समाज सोचेगा कि अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये अच्छा है, ये नहीं, समाज का जो मन है वैसा मिलेगा। तो इनको भी बदलना पड़ेगा, जाएंगे क्या, क्योंकि आखिर सब बिजनेसमैन है। तो कल अगर टीआरपी कम हो जाता है तो उनको बदलना पड़ेगा, जिससे टीआरपी बढ़ता है वही दिखाना पड़ेगा, जिससे सेल बढ़ता है, लोग पढ़ते हैं, वही छापना पड़ेगा। तो ये तो समाज पर निर्भर करता है, अल्टीमेट इलाज वही है। बाकी सब मामलों में वो झगड़ा कर सकते हैं और ऐसा ही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी बात करके हावी रह सकते हैं, लेकिन समाज के रुचि का वो कुछ नहीं कर सकते। समाज की रुचि सत्य देखने में है, सत्य सुनने में है, और ये लोग असत्य कहते हैं। ऐसा अगर समाज मानने लगा तो इनको अपना दुकान बंद करना पड़ेगा या बदलना पड़ेगा, तो बदलेंगे। तो ये होगा धीरे धीरे, ये भी हो रहा है। अभी मैं जम्मू से ही आ रहा हूँ, तो पूरा मीडिया, मेरा एक पब्लिक प्रोग्राम था, वहाँ भाषण भी हुआ, जो मैं बोला वही छापा है, कुछ डिस्टॉर्ट नहीं किया है, और एक की भी निगेटिव कमेंट नहीं है। ये मेरे लिए भी आश्चर्य है, वहाँ संघ के लिए भी ऐसा, कश्मीर के भी 3-4 एक्सेलसियर को वगैरह सबको लेकर सब है वहाँ। फ्रंट पेज पे छापा? हाँ, अधिकांश ने, 1-2 छोड़ के, बाकी सब ने फ्रंट पेज पे छापा, फोटो भी दिया। तो ये टेंडेंसी क्यों बदलती? तो वहाँ बदल नहीं है, समाज हमारे पीछे है, तो हमको उनको छापना ही पड़ेगा। यही की है, उसका प्रयोग करेंगे तो ये होगा। और इस दौरान हमारा भी एक पॉजिटिव कंटेंट देने वाला, नरेशन देने वाला एक ऑर्गन खड़ा हो, वो केवल संघ का हो ऐसा नहीं, सभी लोग करें। तो वो भी प्रयास चल रहे हैं, संघ के तो चल ही रहे, हो जाएगा धीरे धीरे, इसमें भी परिवर्तन आएगा। प्लीज। जो संघ के बारे में है, ये जो आम आदमी है या जो सो कॉल्ड एलीट है, वो अपने आप को संघ से जोड़ना एक थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं मानते। उसके लिए एक रीजन तो जो है रिलीजन, ऑफ कोर्स पीपल थिंक कि शायद जो है खाली हिंदूज के लिए या हिंदू रिलीजन के लिए है ये। दूसरा जो मेन जो अभी आ रहा है, जो मेरे विचार में है, वो है पॉलिटिकल हमारा जो झुकाव है। अभी सोच रहे हैं कि सिर्फ जो बीजेपी वाले हैं वही संघ के साथ जाएंगे, जो बाकी जो हैं 70% लोग जो हैं वो बीजेपी में नहीं हैं, तो उनको कैसे साथ में लाया जाए? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसमें एक संघ ऐसी जो संस्था है, भी ऐसी संस्था, उसके रूप में इसको प्रतिष्ठित किया जाए कि आप डिस्पाइट योर डिफरेंसेस, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कलर, जो भी डिफरेंसेस हैं आपके, वो छोड़ के आप संघ में शामिल हों अपने देश के लिए, अपने जो है सबके भले के लिए। जो है एक ऐसी जो है हमारी जो है मानसिकता और हमारी जो इमेज है इस टाइप की अगर बने, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, थोड़ा लोगों को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि संघ तो संसद को कहता नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाओ, वो सिटीजन है, उसके व्यूज है, संघ में बने हैं, उस व्यूज के अनुसार वो सिलेक्ट करता है। तो फैक्ट ये है कि मैं अगर कम्युनिस्ट बनना चाहता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी का बनना चाहता हूँ, तो कम्युनिस्ट पार्टी मुझे कहती है कि संघ छोड़ो तभी प्रवेश है। बहुत पहले ऐसा नहीं था। विदर्भ में कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए हमारे 3य वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक थे, देशमुख उनका सरनेम था, और 5 टर्म वो एमएलए रहे। और कम्युनिस्ट केवल पार्टी एफिलिएशन से नहीं थे, जीवन उनका वैसा था, सादगी का था, अपनी कमाई नहीं थी, यानी कमाई जो करते थे जितना न्यूनतम आवश्यक है उसमें उनका चलता था। और प्रतिवर्ष वो गुरुदक्षिणा करते थे, सीधा रोज शाखा में आना तो संभव नहीं था टाइम कॉन्स्टेंट्स के कारण। 3य वर्ष शिक्षित थे, संघ का ट्रेनिंग हुआ था,
और प्रतिवर्ष गुरु दक्षिणा करते थे। तो ये बैरियर्स बाद में बने। तो एक बार बाला साहब को पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे मत पूछो, बाकी पार्टियों को पूछो कि आप संघ के स्वयंसेवक को लेते क्यों नहीं। संघ के डॉक्टर हेडगेवार विदर्भ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रोविंशियल लीडर थे। इन 1937 इट वाज रिजॉल्व बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस कि जिसको कांग्रेस में रहना है वो संघ छोड़ना पड़ेगा। तो उस समय जो हमारे लोग थे उसमें से कुछ लोग कांग्रेस में चले गए, नहीं रह गए वहाँ पे, और बाकी लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी, संघ नहीं छोड़ना था उनको। तो हम तो किसी के लिए दरवाज़ा बंद नहीं करते, हमारे लिए सबने दरवाजे बंद कर लिए। तो जहाँ दरवाजा खुला मिलता है वहाँ पॉलिटिक्स में जाने वाला हमारा स्वयंसेवक वहाँ जाता है। तो एक महाराष्ट्र में एक शिवसेना भी है, उसके दरवाजे खुले रहते हैं क्योंकि दे क्लेम टू बी ऑफ हिंदू आइडियोलॉजी। तो उनको स्वयंसेवक से परहेज नहीं। तो उसमें कई स्वयंसेवक हैं हमारे, बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ते हैं। स्वयंसेवक हमारा जो वोटर स्वयंसेवक है वो दोनों में से किसका चुनाव करना वो मेरिट पर तय करता है। तो हमारा तो इसके बारे में वी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, और कोई भी पार्टी हमारी नहीं है और सब पार्टी हमारी है। इसलिए तो मैंने प्रणवदा को निसंकोच बुलाया और डॉक्टर प्रणव मुखर्जी हमारे मंच पर आ गए। सबसे ज्यादा किसने लताड़ा उनको? मुझे एक शब्द संघ में किसी ने कहा नहीं किसको बुला रहे हैं आप, ऐसा किसी ने नहीं पूछा। और उनको सब ने, घर के लोगों तक नहीं। तो ये एटीट्यूड है, उसके कारण ये परसेप्शन बनता है, वो गलत परसेप्शन है। संघ में आने के बाद, संघ को देखने के बाद चला जाएगा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी एक सज्जन थे, उनको मैंने कहा चलो आप नागपुर में है 3 दिन, हमारे कार्यालय आओ। तो कहा भागवत साहब पार्टी में अर्थक्वेक आ जाएगा, मुझे निकाल देंगे, क्यों आप मेरा करियर खराब कर रहे हो। बहुत बड़े व्यक्ति, आप सबको उनका नाम मालूम है, मैं बताऊंगा नहीं। और दूसरे एक नेता के सामने ये डायलॉग हुआ है, उनका भी नाम आपको मालूम है, मैं बताऊंगा नहीं। ऐसे कई अनुभव है, हमको तो कोई परहेज नहीं है। मैं सबसे मिलता हूं, सबको बुलाता हूं। हमारे संघ के कार्यक्रमों में सबको निमंत्रण रहता है। समाज के हित के कार्यों में हम सबके साथ रहते हैं, हम सबको साथ लेते हैं। अच्छा काम करने में हम सबका सहयोग करते हैं, हम ये देखते ही नहीं। ऐसा ही रिलीजन का है। अभी आजकल तो मुसलमान भी कह रहे हैं, और मैं भी उनको कह रहा हूं कि आपकी पूजा छोड़ दी तो आप भारत के बाहर के थोड़ी है। हमारा एटीट्यूड यही है कि भारत माता के सब पुत्र, रिलीजन से कुछ भी हो, भाषा से कुछ भी हो, प्रांत तो उसका कोई भी हो, खान पान रीति रिवाज कुछ भी हो, वो है तो एक स्टॉक के है, एक डीएनए है उनका। सब लोग एक है, एक देश के लिए। एक देश के बिना उनका अस्तित्व नहीं, इनके बिना उस देश का अस्तित्व नहीं। इतना हम जुड़े हैं इस भूमि से, अपनी संस्कृति से और एक दूसरे से। तो इसलिए ये भेद संघ के मन में नहीं है, लेकिन बाहर है, वो जाने चाहिए। इसका प्रयास संघ करता है, और जितना जाएंगे हम, अभी तो एक 10% ऊपर वाला तबका है समाज का, जिसमें आप कहते वैसा परसेप्शन जरूर है। वहां भी हमको जाना है, क्योंकि हमको किसी को छोड़ना नहीं, सबको लेना है साथ में। और एक 20% बहुत नीचे का तबका है जहां हम अभी पहुंचे नहीं। बाकी जो 70% समाज है उसमें हमारा दिल खोल के स्वागत है। केवल स्वागत नहीं है, हम जैसा कहते वैसा कहने के लिए, वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोरोना के इसमें हमने अनुभव लिया, और आज मैं ले रहा हूँ, सारे भारत में घूमता हूँ तो सभी प्रकार के लोग आते हैं। लेकिन अब ये 30% 40% समाज जो रह गया है, उसमें हमारा रीच बढ़ाने की हमको आवश्यकता है। और हम विल प्रीफर टू डू दैट इंस्टेड ऑफ प्रोपोगंडा, क्योंकि उसमें एक ऑनेस्टी है। सीधा आप हमको देखिए, हम क्या है आप समझिए, वैसा मत बनाइए। इसमें एक ऑनेस्टी है। ये हमारी पुस्तक पढ़िए, ये हमारा भाषण सुनिए, वो ठीक है, वो करते हैं हम दुनियादारी में, लेकिन उस पर आप डिपेंडेंट मत रहिए, आप हमको देखिए, ऐसा हम करते। और ये अपील सबसे ज़्यादा अच्छा हमको लगता है, क्योंकि उसमें एक ऑनेस्टी है, और उसमें जो कुछ सोचना है सोच सकते हैं। थैंक यू जी। मेरा एक सवाल है, बड़ा अच्छा इन्होंने बताया अभी नेशनलिज्म के बारे में,
और जनरल साहब ने, डॉक्टर साहब दोनों ने बोला, स्थिति ये है इस वक्त कि डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स हमारे बहुत अच्छे थे, लेकिन जो ऑपोजिशन रोल प्ले कर रहा है, एक फ्रैक्चर्ड डेमोक्रेसी आ गई है जिसमें ऑपोजिशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनको इनेबलर होना चाहिए, ना कि डिसेबलर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और मेरे ख्याल इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। दूसरा जो है, कॉन्स्टिट्यूशन सबने नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी सबको फंडामेंटल राइट सबको पता है। एक आर्टिकल है 51A जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो किसी को नहीं पता। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि उसकी थोड़ा सा जो है प्रचार जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का, ताकि एहसास हो कि मेरा नेशन के प्रति क्या फंडामेंटल ड्यूटी है। तीसरी चीज, अगर हो सकता है जी आपके माध्यम से, इस वक्त आप देखते हैं कि नेशन में एरोगेंस ऑफ द यूथ इतना बढ़ गया है कि जो चाहे आप, रोड रेज होती है, पिस्टल निकाल लेंगे, गोली चला देंगे, किसी पे गाड़ी चढ़ा देंगे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि जो वैल्यू सिस्टम शिक्षा में शुरुआत से है वो है ही नहीं। मॉरल वैल्यूज का लेक्चर होता ही नहीं है। आप अरुणाचल चले जाइए, वहां पे हर स्कूल में प्रथम चीज जो है, रिमोटेस्ट स्कूल के अंदर वहां पे नेशनल एंथम गाया जाता है। ये कितने स्कूलों में है? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके माध्यम से अगर आप जो सही एशलॉन्स हैं उनको अगर आप बता सके, बहुत मेहरबानी होगी जी। धन्यवाद जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। 3 बातें कही, पहले मैं भूल गया। पहले क्या कहा? हाँ हाँ, ठीक है। तो राइट। तो इसमें 2 बातें मुझे लगती है। अभी जितना प्रोजेक्ट होता है ना मीडिया में, वो करते हैं इन्हें, वो प्रोजेक्शन बहुत गलत है ऐसा नहीं है, वैसा वो दिखे ऐसा करते हैं, लेकिन फीलिंग में उतनी दूरियां नहीं है इन लोगों की। क्योंकि मैं स्वयं ये ऐसी बातें कर चुका हूँ। एक बार गुरुजी जन्मशती 2006-07 में हमने जब बनाई, तो संसद के सभी पार्टियों के यंग और क्लीन ऐसे 80 लोगों की सूची थी। उनको हमने बुलाया कि संघ के बारे में आप डिनर पर आइए और ऐसा ही वार्तालाप कीजिए। तो उसमें 7 पार्टियों के 18 लोग आए थे। बाकी 20 लोगों ने, क्योंकि उनके एंगेजमेंट्स पहले से थे, वो नहीं आ सके, लेकिन 18 लोग आए थे। उसमें सब पार्टियों के लोग थे। कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, दक्षिण की पार्टियां थी, तो ये थे। तो वो उनका जो आपस में मिलना जुलना समझना है वो बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा ये जो क्या कहते हैं उसको, बड़ी बिटर कंपटीशन फॉर चेयर, इसको उनको कम करना पड़ेगा। राजनीति में हमको ये बात ठीक है कि राजनीति में सत्ता प्राप्त होने के बाद ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन सत्ता प्राप्ति ये गोल नहीं है, साधन नहीं है। उनको समझना चाहिए केवल सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक गिरना ये ठीक नहीं है। ये समझाना पड़ेगा। समझाना है, कोई बुद्धू लोग नहीं है, वो इसको जानते हैं, लेकिन उस मोह को कंट्रोल करने का ट्रेनिंग उनका होना पड़ेगा। अब बहुत संत महात्मा भी आजकल वहाँ जाते हैं और बात करते हैं उनसे, तो ये थोड़ा सिखाना चाहिए, आवश्यक है। लेकिन उसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि नए तरुण लोग जो आ रहे हैं वो इस मामले में ज़्यादा एमिनेबल है। थोड़ा उनका चले, सब जगह ज़्यादा चले, तो मैं समझता हूँ कि वातावरण बदल सकता है। एक प्रणवदा के आयु की जो पीढ़ी थी उनमें ये था, पुराने लोगों में ये था, अटल जी के समय तक था, और ये जो नई पीढ़ी आ रही है उनमें ये है। बीच वाला जरा एक गड़बड़ा गया है, उसका कारण वो है देयर इज ए बेटर कंपटीशन। तो ये प्रशिक्षण आवश्यक उससे हो जाएगा। संविधान की बात जो आपने कही, बिल्कुल आपकी एकदम सटीक बात है। हर बच्चे को स्कूल में ये संविधान का एजुकेशन होना चाहिए, और मैं 4 चैप्टर्स उनको कहता हूँ। प्रीएम्बल,
राइट्स, ड्यूटीज एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स। बाकी संविधान हमारा भारत का सामान्य नागरिक न जाने तो चलेगा, ये 4 जानना चाहिए और इन 4 को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बेस है पूरे अपने संविधान का, इसके आधार पर सब बना है। तो इसको सबको सिखाना चाहिए। तो विद्या भारती के 23-24 हजार स्कूल्स चलते हैं। मैंने उनको कहा है कि आप इसका एक पाठ्यक्रम बनाइए, संविधान की जानकारी, उसमें इन 4 ही बातों की ठीक से जानकारी, और केवल जानकारी नहीं, जैसे ड्यूटी इसका बताया, तो उसका एक वर्क एक्सपीरियंस आपको देना चाहिए बच्चों को, ये कैसे किया जा सकता है। और तीसरी बात जो आपने एरोगेंस की कही, ये एक संस्कार करने की बात है, एजुकेशन में आना चाहिए। अभी नई शिक्षा नीति में फिर से वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन आ रहा है। सरकार है इसलिए स्लो चलेगा, जल्दी नहीं होगा, लेकिन होना पक्का है, उन्होंने दिशा पकड़ ली है। लेकिन घरों में भी आजकल वो ट्रेनिंग नहीं रहा है। मूल तो अपने घर को हम तो सुरक्षित रख सकते, करना चाहिए। तो हमारे यहाँ कुटुंब प्रबोधन ऐसी गतिविधि स्वयंसेवक चलाते, और भी बहुत लोग चलाते। हफ्ते में एक दिन घर के सब लोगों ने भोजन पर एकत्रित आना, तय करके सब काम छोड़ के उस दिन रहना और श्रद्धानुसार भजन करना अपने घर में, फिर भोजन करना और 2-3 घंटा गपशप करना। और उसमें हम कौन है, हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे, उन्होंने क्या क्या अच्छा किया है, उसके अनुसार हमारा आज का कैसा होना चाहिए, हमारे घर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, भाषा कौन सी होनी चाहिए, भूषा कौन सी होनी चाहिए, ये सारा बताना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, डिस्कशन, नो डिक्टेशन। तो उसमें से अनुभव ऐसा हमारा एक कॉन्सेंसस डेवलप होता है जो सारी बातों को ठीक लाइन पर आगे ले जाता है। वो कॉन्सेंसस के अनुसार सबने अपने घर में बदल करना। दूसरा विषय ये कि मैं अपने लिए नहाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, खर्चा करता हूं, समय भी देता हूं। मैं अपने फैमिली के लिए समय देता हूं, खर्चा करता हूं, रोज करता हूं। इन दोनों का अस्तित्व जिसके कारण है, उस अपने समाज देश के लिए मैं रोज क्या करता हूं, कितना खर्चा करता हूं, इसके बारे में सोचना और इसमें कैसा आगे बढ़ सकते हैं, हर एक ने अपना अपना तय करना, उसको अपने आचरण में लाना। ऐसी एक एक्टिविटी कुटुंब प्रबोधन नाम से चलती है। वो एक्टिविटी में नहीं आए आप तो भी अपने घर में इतना तो शुरू ही कर सकते हैं। हम अपने घर के मालिक हैं, हम कर सकते हैं कॉन्सेंसस से, क्योंकि अभी पेरेंट्स का भी उदाहरण नहीं रहता उनके सामने, बच्चों के सामने डायलॉग भी नहीं है। सबके पास मोबाइल है, घर में जाने के बाद सब लोग अपने मोबाइल पर देखते रहते हैं, आपस में बात ही नहीं करते। यानी एक एक हफ्ता बच्चा क्या कर रहा है, पिताजी को पता नहीं, माताजी को पता नहीं, पिताजी माताजी कहाँ है बच्चों को पता नहीं, ही डजंट केयर। और जब ड्रग वगैरह में पकड़ा जाता है तब पता चलता है कहाँ गया था बच्चा। ऐसी स्थितियाँ कई परिवारों में आज हो गई। इसको ठीक करना चाहिए। और समाज के वातावरण में कई उत्सव वगैरह अपने होते हैं, उसमें इन बातों का पब्लिक एजुकेशन, ये हमारे जैसे जो समाज के महाजन हैं उनको बुलाया भी जाता है ऐसे कार्यक्रमों, इनॉग्रेशन में, कई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में बुलाते हैं। हमने इन बातों को एक यानी थॉट प्रोवोकिंग नरेशन में रखना चाहिए, डिक्टेट के रूप में नहीं रखना चाहिए, ना तो रिएक्शन होती है। लेकिन विचार को गति देने के लिए अगर रखा गया तो इसका परिणाम होगा। तो वो नीति आएगी, उसमें ये शिक्षा में ये आएगा, उसको ज़रा समय लगेगा, लेकिन तब तक ये तो हम कर ही सकते हैं और वो करना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। I just have 1 or 2. हाँ जी, अब एक, बाद में 2 और इधर 3, बाद में 4। सर, आपने बोला था डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, बट द संघ जनरली बीन आइडेंटिफाइड एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हिंदूज एंड हिंदुत्व. What efforts is the Sangh doing to make it a more inclusive organization? Lots of people, even I am aware of what the good work Sangh does in lots of fields and areas. Why doesn't Sangh make an effort, say, of a more inclusivity in Muslim-dominated
districts of the nation. You may be doing nation building there, which doesn't come out. We are not aware of. So, what efforts is the Sangh doing to make it a more inclusive organization like a country is? It is already all inclusive organization. मुझे ऊना जाना था एक बार, आप में से कोई रहे होंगे, रामेश्वर जी रहे होंगे शायद, रोपड़ में उतरे थे, अल्पाहार किया था, रोपड़ में ब्रेकफास्ट लेके आगे बढ़ना ऐसा था, स्टेशन पर ही उन्होंने लाए थे पराठे वराठे। तो एक मुसलमान सज्जन खड़े थे, थोड़े सुबह बिस्तर में से उठकर आए होंगे, क्या क्या पता नहीं, थोड़ा वेश वगैरह बहुत ठीक ठाक नहीं था। तो बाद में चाय होने वाली थी, वो तो दुकान से आने वाली, तो मुझे लगा ये चाय वाला वगैरह होगा, पास में खड़े थे। ब्रेकफास्ट के बाद स्वयंसेवकों का परिचय हुआ, ये भी थे, उन्होंने अपना परिचय दिया, क्या क्या नाम बताया याद है क्या, इब्राहिम खान या ऐसा कुछ, रशीद ऐसा कुछ बताया, और अमुक अमुक शाखा का स्वयंसेवक ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने कहा आप कब से स्वयंसेवक है? तो बोले 1946 से स्वयंसेवक। मैंने कहा मुझे आप लगा चाय वाला लेके आए, तो बोले चाय, मेरी चाय की दुकान है, मैं चाय लेके ही आया हूँ, लेकिन मैं चाय वाला इसलिए नहीं आया हूँ, मैं हूँ स्वयंसेवक संघ का। तो हमको सूचना मिली कि सरसंघ सरकार विवाह आता था, सरकार विवाह जाने वाले हैं, इसलिए आए। ऐसे हमारे सब प्रकार के स्वयंसेवक देश भर में है, मिलती भी, हम उसका डंका नहीं बजाते, क्योंकि हम सबको एक के नाते देखते, एक के नाते पुकारते, एक के नाते आवाज देते। अगर हम ये गिनती करने लगे तो फिर हम में भी ये सारी बातें घुस जाएगी। हमने शुरू तो यहाँ से किया कि हम कोई भी जाति हो हम एक है, ऐसा नहीं कहना, हम एक है इतना ही कहना, कोई भी जाति हो याद ही नहीं करना, कोई भी उपासना हो, हम कोई भी उपासना रहती है, कोई भी, हम एक है यही बोलना, बड़ी लाइन खींचो, ये हमारा तत्व है। वो थोड़ा स्लो चलता है लेकिन वो परमानेंट होता है। तो ऐसे अनेक जगह हमारे मुसलमान स्वयंसेवक है, ईसाई स्वयंसेवक है, कार्यकर्ता है, दायित्वधारी है, हमारे ट्रेनिंग कैंप्स का ट्रेनिंग लिए हुए भी लोग हैं, लेकिन हम उनकी गिनती नहीं करते और डंका नहीं बजाते, इसलिए हम जरा स्लो चलते हैं। लेकिन अभी जॉइन आरएसएस, वो ऑनलाइन स्वयंसेवक बनने की दरखास्त करते लोग, तो उसमें कई लोगों की दरखास्त आती है, मुसलमानों की। अभी जम्मू गया था, कश्मीर घाटी के 40 स्टूडेंट्स की, उसमें 3-4 महिला लड़कियां भी, उनकी दरखास्त आई थी कि हमको बनना है स्वयंसेवक, क्या करें? उनको मिलेंगे, क्योंकि आखिर हमको क्या चाहिए? आप पूजा क्या करते, हमको क्या? भारत माता अपनी माता है, ये पूर्वज हमारे सबके समान हैं, वो हमारे हैं, बाहर से आए हुए लोग हमारे नहीं हैं। हमको देखना है तो बाबर औरंगजेब को क्यों देखना? हम अशफाक उल्लाह खान को देखें, हम हवालदार अब्दुल हमीद को देखें, हम हाकिम खान सूरी को देखें। इतिहास में देखना है तो राणा प्रताप के साथ लड़े हैं लोग, राणा संगा के साथ लड़े हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई में लड़े हैं। तो देश के लिए लड़ा हुआ मुसलमान भी भारतीय मुसलमान है, उसको देखें। ऐसी बातें हम उनसे करेंगे, ऐसी ही बातें करते हैं। तो ये इंक्लूसिव, और इसलिए स्पेशल इफर्ट्स वगैरह हम किसी जाति के लिए, किसी पंथ के लिए नहीं करते। हम वैष्णव के लिए, शैवों के लिए कुछ नहीं करते, ब्राह्मण हरिजन तेली के लिए कुछ नहीं करते, ऐसा इनके लिए भी कुछ नहीं करते। सबको हिंदू के नाते बुलाते, हिंदू के नाते वो आते हैं, हम पूछते नहीं। उसकी विशेषता है, उसका हमारा सम्मान रखते हैं, उसको हम मिटाते नहीं कभी। लेकिन हम सब लोग भारत माता के आगे हम कुछ नहीं है, वी आर फर्स्ट नेशनल्स, ये हमको सिखाना है। तो ये मेथोडोलॉजी हमारी बड़ी सोच समझ के पक्की हुई, जैसा मैंने बताया 25 से 39 14 साल तक ये सारे प्रयोग हुए, उससे हमने ये फिक्स किया है, इसलिए ऐसा चलता है। धन्यवाद। जब आप यंग जनरेशन की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, मैं विदेश में 30 साल रहा, और मैंने जो 30 साल में जो चेंज देखा है इंडिया के लिए, इट्स रिमार्केबल। इंडिया का जो रिस्पेक्ट बढ़ा है इंटरनेशनल मंच में, उसने मुझको इंडिया आने पे मजबूर किया, एंड आई ज्वाइन एज ए डायरेक्टर ऑफ IIT रोपड़। तो मेरा पहला काम मैंने IIT रोपड़ में आके किया है। अभी मुझको केवल 6 महीने ही हुए हैं ज्वाइन किए हुए। हम, क्योंकि हमारा जो भारत है, जो 80% जो पॉपुलेशन है ग्रामीण उसमें रह रहा है,
हम IITs की हमारी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो हमने बोला क्यों ना हम एक रूरल टेक्नोलॉजी सेंटर खोलें। जितने भी हमारे जो यंग बीटेक इंजीनियर हैं फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर को, उनको हम प्रोजेक्ट देंगे और वो प्रोजेक्ट्स को वो एक प्रोडक्ट डेवलप करेंगे जो कि हमारे जो ग्रामीण भारत के लिए यूज़फुल होगा। अभी पंजाब में है तो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो और इंडस्ट्री के लिए यूज़ हो और वाटर क्वालिटी, वाटर इम्प्रूवमेंट के लिए जो हमारी आजकल पंजाब में प्रॉब्लम्स हैं और पूरे भारत में हैं। तो हमको एक ऐसा मंच चाहिए जिसमें हम, जैसे आपका तो सर पूरे भारतवर्ष में काफ़ी पकड़ है जैसे, तो हम चाहते हैं कि ये लोग जो हैं, जो हमारे युवा जो इंजीनियर्स हैं, जब वो ये चीज़ डेवलप करें तो उनको गांव में जाने का एक मौका मिले और उनके साथ, जैसे आपका तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, वो लोग उनके साथ जाएं और उनको ग्रामीण जनता से इंट्रोड्यूस कराएं। उनको बोलो कि गांव में ये प्रॉब्लम है, ये हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, ये कुछ डेवलप करके दो हमको। तो हम ये चाहते हैं कि रोपड़ जो है, जो हमारे IIT है, वो वहाँ पे हमको रूरल को ज़्यादा वैल्यू देना है। हम जब भी अभी भी जब भी हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि मुझे दिल्ली और कलकत्ता बम्बई के लिए काम नहीं करना है, मुझको ग्रामीण भारत के लिए काम करना है और इसीलिए मैं विदेश से आया हूँ। मेरा ये मोटिवेशन है। और जैसे आपने संघ के बारे में बोला कि जब हम स्वीडन में रहते थे 30 साल, तो हमको वहाँ पहला सिखाया जाता है, उसको बोलते हैं यांतेला। यांतेला का मतलब है कि कभी तुमको शो ऑफ नहीं करना है। आपने कुछ किया, कोई बोले तो आपको ये नहीं, ना तो खुशी का दिखाना है ना दुख दिखाना है, ठीक है। और आपको कभी किसी पब्लिक में जाके ये नहीं बोलना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो वो एक सोसाइटी में जब पहले दिन से बच्चे को ये सिखाते हैं यांतेला। तो हमको भी जो RSS, जो आपके अभी काफ़ी लोग कह रहे थे कि प्रचार में मीडियम में नहीं आ रहा है, आई थिंक RSS जो है वो भी उसी पद्धति पे काम करता है कि हमको काम करना है, हमको शो ऑफ नहीं करना है। पर इंडिया में उसको अदर वे लेते हैं, क्योंकि ये मीडिया का सब इट्स ऑल अबाउट द मीडिया, हाउ यू प्रोजेक्ट। बट हमको लगता है कि मीडिया को ये सोचना चाहिए कि जो बोलता नहीं है कि वो काम नहीं करता है क्या। मीडिया को ये समझ में आना चाहिए जो बोलता है वो काम नहीं करता है। तो वो बोलते हैं कि हम लोकल पॉपुलेशन से हम कैसे कनेक्ट होंगे, तुम जो बात करते हो जिसका कोई बेस नहीं होता। तो जब हमको तो बहुत चाइना में और कोरिया में हमको जाने का मौका मिला है, बहुत मौका मिलता है। जो इंडिया के बारे में जो हमारा मीडिया जो परसेप्शन देता है चाइना में, अगर आप सर उसको सुनोगे तो आप बोलोगे कि आपको वो न्यूज़ इंडिया में नहीं पता होती, वो चाइना में पता है कि उस गांव में एक बच्चा को ऐसे हो गया। बोलता है हमको तो पता नहीं, हम इंडियन हो गए, तुमको चाइना में कैसे पता चल जाता है। तो मीडिया तो इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ देता है इंडिया के बारे में। या दिखा देंगे वो ट्रेन है, वो लोगों से भरी हुई है, तो वहाँ बोलेगा वो चाइना में तुमको डेमोक्रेसी चाहिए, देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है। तो ये हमारा जो मीडिया है उसको रॉन्ग प्रोजेक्ट करता है और उनके जो रिपोर्टर्स हैं वो दिल्ली में। तो हमको एक ये चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए संघ की तरफ से कि जो जितने भी ये अच्छे जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे तो क्रीम ऑफ इंडिया आता है ना स्टूडेंट को, अगर हम उनको उसी फेस में उनको इस तरह से मोल्ड करें कि उनका वो विदेश ना जाए। अभी पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आईलेट सेंटर, वो सब जितना हमारा यंग यूथ है पंजाब में वो सब विदेश जा रहा है, कनाडा में जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में जाएगा। मैंने कहा जो तुम काम वहाँ पे करना चाहते हो वो भारत में रह के क्यों नहीं करते। हम भी तो 30 साल में रहने के बाद भारत आए हैं और हमको पता है भारत इस समय ऐसी सिचुएशन में है, हमको विदेश जाने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ यहाँ कर सकते हैं। तो इस मामले में सर आप कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं, और जबकि हमने नया अभी स्टार्ट किया मैंने आके, तो इसमें आपका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है सर। तो गांव के लिए अपना एक काम चलता है, स्वयं सेवक चलाते, ग्राम विकास। तो अभी 5-1 हज़ार गाँवों में अच्छा काम चल रहा है, यानी काम अधिक गांव में चल रहा है, लेकिन यहाँ काम चल रहा है ऐसा आपको दिखे, ऐसे 5-1 हज़ार गाँव पूरे भारत में हैं। और उसमें से 150 गाँव हम दिखाने लायक, यानी गांव का विकास क्या होता है देखना है तो वहाँ जाके देखिए। तरह तरह के वनवासी गांव हैं और थोड़ा अच्छा गांव है, एकदम छोटा गांव है, एकदम रिमोट, सब प्रकार के गांव है। और पंजाब में भी कुछ है, कौन बताएंगे भाई? नरेंद्र जी, ग्राम विकास के गांव पंजाब में है क्या? इलाके में, हाँ।
तो उसको ये दिखाने लायक गांव है, उनको हम प्रभात ग्राम कहते हैं, ऐसे 150 है। तो इस हमारे गतिविधि के प्रमुखों के साथ आपकी बात होनी चाहिए, तो हम बता के रखेंगे आपको मिलने के लिए। एक डॉक्टर दिनेश जी है, वो आएंगे, तो मिला देना, तो ये गठजोड़ हो जाएगा। तो पूरे भारत में कहाँ कहाँ जरूर है, जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं जाइए, देखिए। और हम ऐसा भी करते हैं, आईआईटी के लोग वगैरह इनको लेके जाते हैं वहाँ पे कई बार, 8 दिन का आउटिंग उनका छुट्टी के दिनों में। वहाँ जाओ, उनके साथ उनके जैसा रहो, और वहाँ क्या कर सकते हो 8 दिन में वो करके आओ टेक्नोलॉजी की दृष्टि से। ऐसी भी कई कई बातें हम करते हैं, तो उसकी ज़रूर आपको मिलेगी। और बाकी तो ठीक ही है जो आपने बताया। एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये ट्रेंड अब बना है, जैसे आप आए, नई पीढ़ी भी छोड़ के आ रही। अभी दिल्ली में मुझे मिले 5-6 लोग मिले, सब अलग अलग, एक दूसरे से अपरिचित, लेकिन छोड़ कर आए वहाँ से। 5-1 साल हो गए। शायद चंडीगढ़ के भी एक सज्जन प्राध्यापक थे, उस दिन आप थे क्या? नहीं थे। तो उनको मैंने पूछा कि मैं बताता हूँ संघ के बारे में, पहले आप बताएं आप आए कैसे वापस। उन्होंने कहा देखिए हम 10-1 साल में हमने कुछ अच्छे सेट हो गए वहाँ, सब सुविधाएं वगैरह वहाँ बहुत अच्छी है, लेकिन हमको एक दिन लगा अपना देश तो अपना देश ही होता है, इसलिए हम वापस आए। और अब 6 साल से हम यहाँ हैं। बाकी जो कठिनाइयाँ हैं वो तो है ही, लेकिन अभी तक हमको पश्चाताप नहीं हुआ वापस आने का। अच्छा लगता है। तो ये एक ट्रेंड बना है, छोड़ कर युवक आते हैं, यहाँ अपना बनाते हैं, अथवा बनाने की इच्छा छोड़कर किसानों में जाके खेती सिखाएंगे, कहीं जाकर स्कूल में लग जाएंगे। अभी श्रीधर वेम्बू है जो वाले, वो आ गए अमेरिका छोड़कर भारत, यानी कंपनी तो उनकी थी, और वो जाके एकदम एक रिमोट विलेज में जाकर बैठ गए तमिलनाडु के। उसमें स्कूल, उसमें बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था, इसमें साइकिल पर घूमते हैं, वहीं रहते हैं, अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर भी वहाँ लेके आए हो। तो ऐसा एक ट्रेंड एक वो भी चला है, और बहुत आशादायक बात है कि ये होगा। धन्यवाद। 1 मिनट, यहाँ से यहाँ आएंगे फिर आपके पास आते हैं, प्लीज। हाँ, नंबर नहीं वो, हाँ। बहुत अच्छा लगा आज वननेस का मीनिंग समझकर, और एक एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स होता था ना, सुनते थे हम कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो वही हुआ। दूसरी बात एक समझ आई कि दाएं हाथ जो करता है बाएं हाथ को नहीं पता रखना चाहिए। बचपन से सुनते आए हम कि कभी कोई काम करो, कहीं किसी के लिए कुछ दो, तो ऐसा नहीं पता। तो आज एक बड़ी अच्छी फीलिंग महसूस हुई कि ऐसा सच्ची में होता है। बड़ों से सुनते थे, देखते थे कि ऐसा हुआ है। तो अगर यही फैब्रिक ऑफ द नेशन हमारा रहा, तो जिसको बोलते हैं उन्नति का रास्ता, और एक वैल्यू सिस्टम जो है, वैल्यू सिस्टम जो हमारा बहुत सदियों से चल रहा था, डाइल्यूट हो गया, बहुत वेस्टर्नाइज हो गया था। मेरा मानना यह है कि अगर हमारे स्कूल्स में बच्चों को सारा टाइम यही बोला जाए कि एक तुम्हारी माँ है और एक तुम्हारी भारत माँ है, फॉरगेट अबाउट कि तुम कौन से रिलीजन से, लेकिन इस पे अगर फोकस किया जाए कि हम एक ही माँ के बच्चे हैं, दैट विल फॉरगेट अबाउट द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक सरबत का भला तो खैर उसमें आता ही है, और एक होता था दसवन देना है अपना। अगर एक एस्पेक्ट स्कूल में शुरू किया जाए कि दसवन देना है, कि मैंने अपना 10वां हिस्सा किसी और की मदद में लगाना है, चाहे मैं पौधे करूं, चाहे मैं गौशाला जाऊं, क्या ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक 10वां किया जाए जिसके 10% मार्क्स, 10% एट्रीब्यूट्स 10वन में जाया जाए। बिकॉज ये जो वननेस मुझे आज महसूस, मैं आपको शायद, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि मेरे को संघ का मीनिंग क्या है, वाई आई एम हियर, क्यों मैं जा रही हूँ, लेकिन मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी, देखी। इनोवेशन, स्पेशली इन्वेंशंस, इनोवेशंस, अपने साइंटिस्ट को देखा है आगे बढ़ते हुए जो पहले कभी नहीं हुआ। मेड इन इंडिया, ब्रिंगिंग मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इतनी चीज़ें कि बस सेल्फ सफिशिएंट है हम आपस में बहुत है,
हम खुद में बहुत हैं. दैट इज समथिंग आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज मुझे खुद को पता लगा तो मैं आगे बात कर सकती हूँ. जब मैं खुद ही नहीं मालूम होगा तो हम आगे किसी से क्या बोलें. सो थैंक यू वेरी मच. इधर थे ना आप, थे फिर उधर, फिर आप. सर, आज जैसे आपने बताया कि संघ की जो स्थापना ही हुई वो एकाकीकरण के भय से हुई, पर सर बड़ा अफसोस होता है आपसे ये शेयर करते हुए कि जब से अपना देश आज़ाद हुआ हमारे समाज के अंदर एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना बहुत बढ़ गई है. आज पेशेंट अपने डॉक्टर पे विश्वास नहीं करता, स्टूडेंट अपने टीचर पे विश्वास नहीं करता और जनता अपने लीडर पे विश्वास नहीं करती. और ये जो अविश्वास की भावना है सर, ये इतनी गहरी चली गई कि आज के जो नौजवान लोग हैं उनको अपने देश तक पे भी विश्वास नहीं है, सिस्टम पे विश्वास नहीं है. तो दिस फीलिंग जो समाज के अंदर आ गई सर, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है और संघ इसके लिए कुछ कर रहा होगा या हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आपका मार्गदर्शन होगा तो बहुत फायदेमंद होगा सर. तो अविश्वास नाम की चीज नहीं होती, विश्वास की कमी ये चीज होती है. जी. जैसे अंधेरा नाम की चीज नहीं है, प्रकाश की कमी ये चीज है. तो एक दिया जलाएंगे तो उतना तो उजाला होगा. तो हम सबको इस विश्वास को मन में लेकर सब बातें करनी चाहिए. दूसरा, जितना आप कहते उतना अंधेरा नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत उदाहरण है. अब कोरोना के समय देखिए, जी. बस इतना है कि संकट के समय तो ये सब आता है अपना, बाकी समय हम रिलैक्स हो जाते तब भूल जाते हैं. थोड़ा 24 आवर्स ऑन देयर टोज, जैसे सीमा पर जवान निगरानी करता है, 1 सेकंड के लिए रिलैक्स नहीं होता है, वैसा अपना देश परम वैभव संपन्न बनने तक, उसके बाद भी ये सदैव सावधानी की जो बात है वो लानी पड़ेगी. वो आदत की बात है हमको. हम दुनिया में सब बातों में पीक पर थे लंबे समय तक, यानी ईस्वी सन 1 से यानी पहली सदी से 16वीं सदी तक, इतने लंबे समय तक वी लेड द वर्ल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड देयरफॉर हम जरा सुविधा भोगी हो गए, रिलैक्स हो गए, विलासी बन गए और धीरे धीरे भूल गए. ये फिर से याद करना और जो भूला है उसको स्वभाव में लाना तो आदत करनी पड़ती. वही काम हम करते हैं, हम यही करते हैं. हम कितना भी कुछ भी हो, हम विश्वास रखते हैं. संघ कैसे चलता है? संघ विश्वास पर चलता है. कोई यहाँ दूसरा सैंक्शन नहीं, प्रेम और विश्वास, दैट इज द ओनली सैंक्शन इन संघ. मैं बात करूं और ये हमारे कार्यकर्ता माने, कोई सैंक्शन नहीं है मेरे पास. आई कैन नॉट पनिश देम, आई कैन नॉट रिवार्ड देम. मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उनको ऐसा करो ऐसा भी नहीं कह सकता. लेकिन होता है, सब लोग करते हैं. तो क्यों? क्योंकि आपस में जुड़े हैं, देश से जुड़े हैं, वो प्रेम है, भक्ति है और विश्वास है उसके कारण. तो श्रद्धा और विश्वास, उसके आधार पर काम करना हम शुरू कर दे. धीरे धीरे हमारे परिवार में ऐसा हो, हमारी काम की जगह, आप इतने उद्योगों के मालिक हैं, आपका उद्योग इस प्रकार विश्वास पर चले, यानी केवल विश्वास पर नहीं चलता, लेकिन चपरासी लेबर से लेकर तो मालिक तक सब में आपस में ये नाता बने. ऐसा अगर अपना अपना काम हम चलाते, कोई हॉस्पिटल चला रहे, हॉस्पिटल में ये नाता रहे, ऐसा अगर चलाते ना तो ये वेव उल्टी हो सकती है. और नई पीढ़ी को ऑनेस्टी चाहिए. अगर ऑनेस्ट अपील है तो हमसे ज़्यादा देशभक्ति और सेवा वो करते हैं, ये मेरा अनुभव है. नई पीढ़ी हम लोगों से सुपीरियर है, बट दे वांट ऑनेस्ट अपील. वो ऑनेस्ट अपील करने की हमारी हैसियत बने. हम आसानी से, क्योंकि हम है मूल में ऑनेस्ट ही है,
हम कोई डिसऑनेस्ट लोग है नहीं। थोड़ा ये जोड़ना हम अपने यहाँ पर कर लें तो हम हमारे कहने से लोग भी ऐसा करेंगे। लोग डॉक्टर अब्दुल कलाम को क्यों सुनते थे? क्योंकि उन्होंने उनका पढ़ी है, उन्होंने इसरो में ऐसा किया, तो उनके सुनते थे, उनके शब्दों में वो वजन आ गया। हम भी अपने लिमिटेड स्फीयर में ऐसा करेंगे ना तो हमारे कहने में एक वजन आ जाएगा और लोग हमारी बात मानेंगे। ऐसा करना चाहिए, उधर इधर और फिर इधर बीच में। धन्यवाद। जो हमारी सोसाइटी में कुछ त्रुटियां आ गई हैं, बुराइयां आ गई हैं, जैसे करप्शन है, डिसऑनेस्टी है, काम नहीं करते। सर्विसेज में ये कहा जाता है कि 80% आर डूइंग द वर्क ऑफ 20% एंड 20% आर डूइंग द वर्क ऑफ 80%। तो ये नेशन बिल्डिंग, जो करेक्टर बिल्डिंग है, इसकी ज़रूरत है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि संघ जो है नेशनल करेक्टर बिल्डिंग के लिए क्या उसका स्पेसिफिक प्रोग्राम है, कुछ कर रहा है उसके लिए? थैंक यू। वही संघ का काम है, दूसरा काम हमको करना ही नहीं। जो आप कह रहे हो वही करना है। तो हमारी मेथोडोलॉजी का एक गोल चाहिए। अब ऐसा सब चलता है बाहर, लेकिन हम देखते हैं कि कई पर्व त्योहारों में जब वो सेवा देने जाते हैं तो वो ऑनेस्टली करते हैं, क्योंकि वहाँ एक भक्ति जुड़ी है, अपेक्षा कुछ नहीं है। कई जगह जहाँ भक्ति जुड़ी है वहाँ ऑनेस्टी आती है, डिसिप्लिन आती है, सब आता है। यानी इतना क्यास है, लोग डिसिप्लिन का पालन नहीं करते। लेकिन बड़े बड़े रिलीजियस कार्यक्रम होते बिना किसी बंदोबस्त, वहाँ डिसिप्लिन रहती है, बिल्कुल ट्राइबल लोगों से लेकर तो शहर के लोगों तक। ये जब तो इसलिए हम भारत माता ये गोल देते हैं उनको, ये भारत अपना है, अपनी मातृभूमि है, इसको परम वैभव संपन्न बनाने के लिए अपना जीवन है। तो अपने आप वो डायरेक्शन मिल जाती है तो डिसिप्लिन आने लगता है। दूसरी बात है कि हम उनके सामने उपदेश बाद में रखते हैं, पहले उदाहरण जो होना चाहिए वो हम करें। तो संघ में जो हम बोलते हैं भाषणों में वगैरह, वो बाद में होता है, वो हम बाद में सुनते हैं। मैं बचपन में संघ में गया, खेलने के लिए गया, खेलते खेलते ऐसा हो गया, फिर बाद में समझ में आने लगा कि ये जो सुन रहे हैं वो हम देख रहे चारों ओर। बड़े महापुरुष तो है, वो तो है ही, सर्वत्र है, उनकी कोई डर नहीं है अपने देश में, उस है बहुत। परंतु वैसा चलने वाले हमारे जैसे लोग नहीं मिलते, वो संघ में मिलते हैं। संघ में बौद्धिक वर्गों में स्वयंसेवकों को जो सुनाया जाता है, वो सुनने के पहले उन्होंने वो अपने आसपास के 10 कार्यकर्ताओं में देखा हुआ होता है। तो ये उदाहरण चाहिए। और तीसरी बात है कि उसके लिए कुछ अपना ट्रेनिंग करना पड़ता है। आदत जो है ना, आदत सब होने के बाद भी आदत से मजबूर हो जाता है आदमी। तो आदत बदलने के लिए कुछ शारीरिक कार्यक्रम, बौद्धिक कार्यक्रम करने पड़ते हैं। हमारी शाखा वो आदत बदलने वाली बात है। शाखा के वातावरण में उसको उदाहरण देखने को मिलता है और शाखा में उसको गोल मिलता है भारत माता की भक्ति। इसके आधार पर आज जो हमारा स्वयंसेवक जाता है और अच्छा काम करता है, सबको पसंद आता है, उसका कारण ये है, वो बाकी लोगों से सुपीरियर नहीं है, लेकिन बाकी लोगों से थोड़ा ये ध्यान में रखकर चलता है, उसको गोल मिला है, उसमें डिसिप्लिन उसके कारण आई है, और एक आत्मीयता सबके प्रति उसके मन में हम क्रिएट करते हैं। ये मेरा है, मेरा अपना है, जैसा भी हो मेरा अपना है, कैसा हो ये बाद में मैं करूँगा उसको, लेकिन अभी जैसा भी है वैसा मेरा अपना है। पहले ये अपनेपन की बात है, उसके बलबूते ये सारी बातें होती है। तो वो सब जगह होने से होता है, और साथ में आदत बदलने का कोई प्रत्यक्ष कार्यक्रम चाहिए। वो अपने एक्सरसाइजेस के रूप में मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल शाखा में 1 घंटे में चलता है, ऐसा है। कल ही मैंने अपनी शाखा चलाने वालों से यही 5 बातें बताई। कार्यक्रम करो, उसमें से पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व तुम्हारा बनता है, लेकिन समझदारी, वैचारिक और व्यावहारिक तुम्हारी चाहिए, और मूल में भक्ति चाहिए, तब ये सारी बातें काम आएगी। ऐसा कल ही मैंने बताया है। तो ये हमारी कार्य पद्धति है और वही काम हम करते। कभी आप अंदर आके देखिए तो आपको ये सब बातें हमारे बताए बिना अनुभव हो जाएगी। अब फिर से इधर, हाँ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਜੋ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਦੇ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਸੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੰਘ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਐਸੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। प्रोपोगंडा तो चलता है, अनेक घटनाओं को लेकर चलता है, हर बात का निमित्त हो सकता है। तुम जो भी करते हो उसमें कम से कम गलती करना है, पहले हमको सबको करना पड़ेगा, बवाल करने का निमित्त न मिले। लेकिन किसी भी चीज़ का बवाल कर सकते और झूठ भी गढ़ते, ये भी हम देखते हैं। कभी हमने जो नहीं बोला है या नहीं किया है उसको भी प्रचारित करते हैं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये करने वाले थोड़े लोग होते हैं, वो सामने नहीं आते, वो सामने एक बड़े समूह के नाते आते हैं, वो सवर्ण के नाते सामने आएंगे या सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट के नाते सामने आएंगे। ऐसा वो अगर स्वयं सामने आते तो आइसोलेट हो जाते, तो वो एक बड़ा अपने साथ ऐसा क्रिएट करते, उसको उससे हमको नहीं लड़ना, वो हमारा अपना है। खुराफाती लोग कम है, तो हमारा एग्रेसिव रिस्पांस उस समूह के साथ नहीं होगा, उन लोगों के साथ होगा। जब तक वो आइसोलेट नहीं होते तब तक नहीं होगा। तो हम बाकी लोगों के बारे में हम सहन करेंगे, हम फॉरगिविंग होंगे, उनमें कुछ चिड़ आ जाएगी तो सहन करेंगे, लेकिन मिलना जुलना नहीं छोड़ेंगे। और हम कोई नाटक नहीं करेंगे वहाँ जाके कि हम ऐसे है, यानी अब थोड़ा आप चिढ़ गए तो आपको अपीस करने के लिए कुछ ज़्यादा हम ऐसा नहीं करें। हम जैसे है वैसे बताएंगे आपको, क्योंकि हम जैसे है वैसे आपके और आप जैसे है वैसे हमारे, हम दोनों को मिलके आगे बढ़ना है। तो ये एक ऑनेस्ट अप्रोच लेके अगर हम मिलना जुलना जारी रखते और ज़्यादा मिलते जुलते रहते हैं, समस्या अपने देश में वी हैव लॉस्ट कॉन्टैक्ट, यही है मूल में। वी हैव लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ आवर ओन पीपल एंड दोज हु आर अवे फ्रॉम आवर कॉन्टैक्ट्स दे हैव बीन डिवोवर्ड, आर बीइंग डिवोवर्ड बाय द आउटसाइडर्स। और कोई कारण नहीं। ये हमारे सब लोग जो हमारे कांटेक्ट में नहीं थे वो अब तक लड़ते रहे, वो भी उनके शरण में तुरंत नहीं गए। जब उनका हौसला टूट गया कि हमारा समाज ही हमारे साथ नहीं है, तब वो उधर गए। और आज भी अगर हम री एस्टेब्लिश करते अपने कॉन्ट्रैक्ट को, तो मेरा अनुभव है कि 150-200 साल से बिछड़े लोग 30-30 साल में वापस आ जाते हैं सब बातों में। तो ये कांटेक्ट हमारा रहे, उससे एक दूसरे का पता रहे। ये परसेप्शन के खेल पर पंचतंत्र हितोपदेश आपको पता है, उसकी कहानी बहुत उद्बोधक है कि बैल एक रह गया जंगल में किसी कारण, और जंगल के राजा शेर से उसकी दोस्ती हो गई। बैल शहर से आया था, देहात से, यानी सभ्य समाज से आया था, तो उसके पास कई नई बातें बताने की थी, तो वो शेर को बड़ी अच्छी लगती थी, तो दोनों की बातचीत होने लगी, दोनों दोस्त बन गए और उसकी सलाह भी लेने लगा शेर। तो शेर के दरबार में 2 सीआर थे उसके मंत्री, वो जलने लगे कि हमारी पोजीशन डाउन हो रही। तो झगड़ा लगाया उन्होंने, कैसे? शेर को कहा कि ये बात तो बड़ी मीठी मीठी कर रहा है, लेकिन आपसे दिखता तो बहुत बड़ा है और वजनदार है, लगता है आपको फंसाएगा, एक दिन मार डालेगा, आप सावधान रहिए। शेर ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा विद्वान आदमी है, इतने बैल है, इतना सब मालूम है उसको। कहा देखिए वो कल आएगा ना तो वो आप पर गुर्राएगा कल, तब दबना नहीं, तब आप भी उस पर जोर से गुर्राइए, बिल्कुल दबना नहीं। तो कहा अच्छा वो करेगा नहीं मुझे मालूम है, लेकिन मैं ध्यान में रखूँ। फिर बैल के पास गए, उसको बताया कि देखो ये तुम दोस्त हो, लेकिन तुम तो खाना हो उसका नेचुरली,
तो अपना स्वभाव थोड़ी भूलेगा, तुम वो मार डालेगा एक बार तुम पास जाओगे तो। नहीं, ऐसा नहीं। देखो कल तुम जाओगे ना, वो घूर के देखेगा तुम, और थोड़ा आवाज तुम करोगे तो जोर से आवाज करेगा। तो ठीक है, दोनों आ गए दूसरे दिन दरबार में सामने, तो शेर बारीकी से देख रहा था कि क्या करता है, कब करता है। तो बैल को ध्यान में आ गया कि सचमुच देख रहा है, तो थोड़ा गुर रहा है, तो शेर और जोर से गुर रहा है। दोनों कन्विंस हो गए और शेर टूट पड़ा, बैल को उसने मार डाला। इनकी पोजीशन सुरक्षित थी। ये खेल चल रहा है, इसको समझना। समझेगा धीरे धीरे, सब्र का फल मीठा होता है। हम बहुत धीरे 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 96 साल से कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारियां जो अपनी है, आपस की दूरी, ये 100 साल की नहीं है। ये धीरे धीरे बीमारी महाभारत काल के बाद में प्रारंभ हुई है, आज यहाँ तक पहुँची है। तो क्रॉनिक बीमारी का इलाज भी लंबा चलता है और धैर्यपूर्वक करना पड़ता है, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। बस वही बात है। आप देखिए, आप एकदम पॉइंट पर आ गए। आर्मी का कॉन्स्ट्रक्शन जो लेंगे उनका सब ठीक होता है, तो जानते हैं, हम अपने आर्मी को जानते, सब लोग नहीं जा सकते, इसलिए संघ के नाते काम करता है। वही प्रिस्क्रिप्शन वो देता है आर्मी में। आर्म्स ट्रेनिंग वगैरह नहीं, वैसे लड़ना नहीं है, लेकिन लड़ने वालों के साथ हम सबको खड़ा होना है और इस भावना के साथ खड़ा होना है। भाई यही हम कर रहे हैं और वो होगा, आज नहीं कल होगा। अभी तो स्वतंत्रता के बाद के केवल 75 हो गए और संघ को केवल 96 साल हो गए। ये एक 100-200 साल का काम है, और मैं आपको बताता हूँ परसेप्टिबल डिफरेंस आप देखेंगे अगले 10 साल में। हाँ, होगा। इसलिए सब्र करो तो सब ठीक होगा। पुनः नमस्कार सर। हाँ प्लीज। मैं जिस संस्था में हूँ वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टी एंड पॉलिटेक्निक फैकल्टी आते हैं, एंड हमारा पास एमटेक एंड पीएचडी स्टूडेंट, बेसिकली हायर एजुकेशन में भी हम जुड़े हुए हैं। ये 2004 से इस संस्था के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और ये मेरा मानना है, जब हम इनका साथ चर्चा करते हैं, कि कहीं ना कहीं ये दूरत्व बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, और वो एज ग्रुप को ये लोग हैंडल करते हैं, ये 18 साल से लेके 24 साल। 24 साल का बाद आईटी जॉब लग जाता है, 35 साल तक खाने का समय नहीं है, तो देशभक्ति तो आएगा ही नहीं। लेकिन जो 18 से 24 साल वाला एज ग्रुप में जहाँ देशभक्ति आना चाहिए, मुझे ये मेरा मानना है, जैसे अभी AICTE ने लेके आए इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग फील्ड से आया हूँ तो इंजीनियरिंग का भी बात करूँगा। ये 40% अपना क्रेडिट को मुक्स में देने के लिए परमिशन दे दिए हैं। 40% मीन्स सर 16 सब्जेक्ट, 64 क्रेडिट, 16 सब्जेक्ट। 16 सब्जेक्ट में अगर हम ये बच्चे के लिए छोड़ दिया गया, मुक्स से ले सकते हैं, तो संघ का तरफ से जैसे डिफेंस पर्सनल है, मेडिकल पर्सनल है, अगर उस टाइप का देशभक्ति वाला प्रोत्साहन कोर्स ऑफर किया जाएगा, फिजिकल प्रेजेंस जरूरत नहीं है, लेकिन मोटिवेटेड सब्जेक्ट दिया जाएगा जिसमें पास करना भी ईजी है, कोई ज़्यादा मार्क भी मिलेगा तो वहाँ जुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं सर लगता है इसका इफेक्ट ये जो 18 से 24 साल वाले बच्चे हैं जो कम्प्लीटली डिसरे है और देशभक्ति वहीं से ख़त्म शुरू हो जाता है। स्कूल लेवल में इतना नहीं होता है, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स से हूँ, मैं अपना बच्चे को देखा हूँ सर। अभी मेरा बेटा का एक्सपीरियंस आपको बोलता हूँ, क्विकली बोलूँगा। इंजीनियरिंग 3rd ईयर में है, जब वो 1st ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर में जुड़ा, मैं उसी ब्रांच से आता हूँ, US छोड़ के आया था मैं, तो मैं बोला बेटा तेरे को MS करना है तो इसी ब्रांच में ज्वाइन कर, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उसी में है, मैं वहाँ पुश कर सकता हूँ उनको। पहला साल में सर कोडिंग में वन ऑफ द टॉपर, जैसे वो इंटर साला उसको जॉब ऑफर कर दिया, फिर ये लिखा कि मैं 1st ईयर का स्टूडेंट हूँ। 2nd ईयर में कहाँ से मोटिवेटेड हुआ, जो पीछे मुझे पता चला, बोलता है इफ़ आई कैन वेयर यूनिफॉर्म फॉर माई कंट्री व्हाई शुड आई डू कोडिंग फॉर अदर कंट्रीज। आई वॉज स्टन्ड। हर डाइनिंग टेबल में उसमें मेरा मुलाकात में, वो हम एक कल्चर है घर में कि उस रात में खाना खाने के बाद फिर उसका कंधा में हाथ दे के मैं अपना रूम का अंदर में घूमता हूँ, नहीं तो गार्डन में लेके घूमता हूँ उसका साथ। पता चला कि मैं बोला तो IIT स्टैंडर्ड का बच्चा है, मुझे देखा कौन सा IIT वाले आर्मी ज्वाइन किया है। वीडियो सर 1 आफ्टर वीडियो मेरा सामने रख दिया है, और एक जनरल साहब का वीडियो लाया जिसका रैंक 13 था, IIT मद्रास में 1 मंथ ज्वाइन करने के बाद कंप्यूटर साइंस वो छोड़ के आर्मी में आ गए थे।
आज का दिन में मेरा पीछे लगा है कि आप जाके मुझे मेडिकल टेस्ट करा दो, अगर आई एम फिट इन दैट बाकी मैं क्लियर कर दूंगा, आप मुझे एनडीए नहीं दिए, सीडीएस में मिस नहीं करना। सो ये जो माइंड चेंज हुआ है, जबकि उसका माँ इंजीनियर है, पिताजी इंजीनियर है, पिताजी वाइस चांसलर एंड डायरेक्टर पोजीशन में आ चुका है, मैं उसको कंप्लीटली मैं छोड़ दिया हूँ कि वो जो करना चाहता है, जो ड्रीम। लेकिन सर ये इसका इफेक्ट जो मैं देखा, ये आप जैसे किसी का वीडियो से इतना मोटिवेटेड हुआ है, अभी वो कुछ आर्मी फ्रेंड भी ज्वाइन कर लिया, वो रात में लोग खेलते हैं, गेम खेलते हैं, उनसे वो इंस्पायर होता है, तो मुझे इसका पूरा इम्पैक्ट मेरा घर में दिख रहा है। तो ये जो फैकल्टी हमारे साथ इंटरेक्ट करते थे, मुझे लग रहा है सर ये 16 क्रेडिट में कहीं ना कहीं संघ का वो अभी ज़रूरत है, उसमें हम लोग ये नेशनल लेवल में उस टाइप का मोटिवेशनल कोर्स लॉन्च करना है, जहां हमारा ये 18 साल बच्चे से देशभक्ति को जोड़ना है। सर अगर 24-25 साल हो जाते ना, 35-40 साल तक उनको खाने के लिए समय नहीं है, आईटी वाले मैक्सिमम पीपल दे आर इन दैट इंडस्ट्री, और वहाँ देशभक्ति बात नहीं किया जाता है, उनका सर्वाइवल का बात किया जाता है। बात आपकी ठीक है और करेंगे भी। 8वीं क्लास से बच्चा सोचना शुरू कर देता है। वो हम घूमते तो हमको बच्चे भी मिलते हैं, वो प्रश्न पूछते उससे पता चलता है। ही स्टार्ट्स थिंकिंग एट 12 years of age। और टीन एज में बहुत सोचता है और पूछता है, उनको बताने वाली चाहिए। और ऑनेस्ट, जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार, ऑनेस्ट अपील मिलेगा तो वो, क्योंकि उसके खून में है, हम चाहे उसको बताए ना बताए, वंस ही हैज टेकन बर्थ ऑन दिस लैंड, दिस इज देयर विथ हिम। उसको स्प्राउट होने के लिए कुछ छिड़कना पड़ता है, वो छिड़कने वाला स्वयं अगर ऐसा है तो एकदम रूट पकड़ता है। ये अनुभव सर्वत्र है, आपको भी अपने घर में आया, बहुत अच्छी बात है। इस दिशा में हम तो कर ही रहे, और भी करेंगे। किसी को इसके लिए नो हाउ चाहिए अथवा मटेरियल चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो भी देने के लिए तैयार है। थोड़ा आप सब लोगों को 2-3 बातें मैं आखिरी में बताता हूँ, क्योंकि अपना समय मर्यादित है। वो बाद में चाय वगैरह है, उसमें भी अपनी बातचीत होगी। पहली बात यह है कि संघ को आप कृपया, मेरे कहने पर भी मत जाइए, आप अंदर आके देखिए। अभी ये कोरोना का थोड़ा वातावरण कम हो जाएगा, इस साल चला जाएगा, बाद में रेगुलर शुरू होगा, तब आप संघ के कार्यक्रमों में रहने के लिए आइए, 1 दिन 2 दिन। दूसरा, स्थानीय तौर पर आप संघ के कार्यकर्ताओं से संबंध रखिए। संघ में जो काम होता है वो नीचे से होता है, हमसे संबंध रख के कोई फायदा नहीं है। लोकल लोग जो है वो आपके संपर्क में है, तो बिना ऊपर पूछे भी काम हो जाएगा आपका। यानी अच्छे काम करने के लिए जो मदद चाहिए वो सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट का आपका स्थानीय लोगों से रहेगा, उससे वो अवेलेबल हो जाएगा। और तीसरी बात है कि ये सारी बातें अपने अपने ढंग से अपने अपने स्थान पर हम करेंगे तो काम होगा। ये ज़रूरी नहीं आप जैसे लोगों के लिए कि आपको संघ के साथ ही जुड़ना चाहिए या संघ में ही दिखना चाहिए। आप अपना भी काम कर सकते हो, हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सब मिलके कर सकते हैं। तो लेकिन इस दिशा में जाना है, अपने देश को बड़ा बनाना है, नेशन फर्स्ट, इस पर सबको लाना है, ये जनरल डायरेक्शन है। उसमें अगर हम चलते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि कुछ शाखा में आने वाले स्वयंसेवक है, कुछ ऐसे स्वयंसेवक है जिनको आरएसएस मालूम ही नहीं है, लेकिन वो कर तो वही रहे और जी तो वैसे ही रहे। हम सबकी इच्छा देखे, इस शुभकामना के साथ मैं अपना, और ये वार्तालाप समाप्त हो गया मेरे तरफ से।